सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस के टॉप 50 बेहतरीन प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों अगर बात करें जीवाणु विज्ञान के जनक की, तो लुई पाश्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। बी आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों लुई पाश्चर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाश्चुरीकरण नामक विधि की खोज की थी। दोस्तों इस विधि को नोट कर सकते हैं आप लोग। इसके द्वारा दूध को सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो साइटोलॉजी किसे कहते हैं आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर दोस्तों चला जाएगा कोशिकाओं के अध्ययन को। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी या फिर कोशिका जैविकी कहलाता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगर बात करें जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों आप लोग नोट कर सकते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं जीवाणुओं के अध्ययन को। फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहते हैं और जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, लाइट वर्ष किसकी इकाई है? लाइट वर्ष यानी कि दोस्तों प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों आपको बता दें, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए लाइट वर्ष का यूज होता है। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की जब दूरी नापेंगे तो लाइट वर्ष का यूज किया जाता है और ये दूरी मापने की एक इकाई है। ए आंसर राइट हो जाएगा। एक और प्रश्न दोस्तों इससे रिलेटेड पूछा जाता है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो आप लोग नोट कर सकते हैं, 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है। तो दोस्तों बात करें ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, ओम, वॉट, कैंडेला या फिर ल्यूमेन? राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। कैंडेला ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है। अगर बात करें ओम किसकी इकाई है, तो ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, वॉट विद्युत शक्ति की इकाई है और ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स की इकाई है। आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्वनि किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो दोस्तों बात करें ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो दोस्तों ध्वनि एक अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भी लोग आंसर करिए, वह तापमान कौन सा है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही सेम रहते हैं? राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा दोस्तों। -40 डिग्री सेल्सियस वह तापमान है जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान रहता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे बादल जो है ये वायुमंडल में तैरते रहते हैं। उसका कारण क्या है? तो दोस्तों उसका कारण होता है निम्न घनत्व। बादल का घनत्व जो होता है वो निम्न होता है, किसकी अपेक्षा? सूखी हवा की अपेक्षा निम्न होता है। इसी कारण बादल जो होते हैं ये वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों फ्लाई ऐश का नाम आपने सुना होगा, जो एक प्रकार का वातावरणीय प्रदूषक है। ये किससे उत्पन्न होता है? तो दोस्तों ये उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न होता है। और दोस्तों फ्लाई ऐश प्रायः कोयला संचालित विद्युत संयंत्र से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? तो दोस्तों धान की फसल में एक प्रकार का रोग हो जाता है जिसको कि खैरा के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये जस्ते की कमी के कारण हो जाता है। जस्ते यानी कि जिंक की कमी के कारण ये रोग हो जाता है। बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। टिक्का रोग की बात करें तो दोस्तों ये मूंगफली की फसल से संबंधित है। डी आंसर सही हो जाएगा। इस रोग में जो मूंगफली की फसल होती है ये पकने से पूर्व ही गिर जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशक है? तो खरपतवार नाशक की बात करें तो दोस्तों निम्न में से 2,4-D जो है ये एक प्रकार का खरपतवार नाशक है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्वसन मापन यंत्र कहलाता है। श्वसन मापन यंत्र को क्या कहा जाता है? पोटोमीटर, ओटोमीटर, रेस्पिरोमीटर या फिर ऑक्सेनोमीटर?
तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। रेस्पिरोमीटर कहा जाता है श्वसन मापन यंत्र को। अगला प्रश्न देखिए, कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों हमारी आंखों में जब प्रकाश पड़ता है तो उसको कौन नियंत्रित करता है? ये नियंत्रित करता है दोस्तों जो हमारी आंखों में आइरिस उपस्थित होता है, ये नियंत्रित करता है। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त के वर्गीकरण की पद्धति किसने दिया था? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे रक्त के कई प्रकार होते हैं, इसका वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन में है मेंटल ने, डार्विन ने, लैंडस्टीनर ने या फिर कोरेंस ने। राइट आंसर दोस्तों चला जाएगा आपका लैंडस्टीनर के साथ। लैंडस्टीनर ने रक्त का वर्गीकरण की पद्धति दी थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीव विज्ञान की बात करें तो दोस्तों इसका जनक माना जाता है अरस्तु को। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियोधर्मिता इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? मैडम क्यूरी, जे थॉमसन, रोंजन ने या फिर बैकरल ने। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे आपका चला जाएगा बैकरल के साथ। रेडियोधर्मिता की परिघटना की खोज बैकरल के द्वारा की गई थी। हेनरी बैकरल इनका पूरा नाम था। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। 1896 में इन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों आंसर करिए सभी लोग, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन ए नहीं होता है, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कवकों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कवक इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? खाद्य पदार्थों के रूप में, अल्कोहल निर्माण में, ब्रेड बनाने में या फिर उपर्युक्त सभी में। तो दोस्तों आपको बता दें उपर्युक्त सभी क्रियाओं में कवकों का प्रयोग किया जाता है। डी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है। तो धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा होता है? ये होता है दोस्तों एनाबीना, इसको कहते हैं एनाबीना। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो वह शुष्क पुष्पकली कौन सी है जिसका यूज़ हम लोग मसाले के रूप में करते हैं? राइट आंसर दोस्तों चला जाएगा डी के साथ। लौंग एक शुष्क पुष्पकली होती है जिसका यूज़ हम लोग मसाले के रूप में करते हैं। अगर बात करें इलायची की, तो इलायची के फल को हम लोग यूज़ करते हैं मसाले के रूप में। केसर की बात करें तो दोस्तों केसर का एक भाग होता है वर्तिकाग्र जिसका यूज़ करते हैं हम लोग मसाले के रूप में, अक्सर एग्जाम में आता है ये। दालचीनी की बात करें तो दोस्तों दालचीनी का जो वृक्ष होता है उसकी छाल का उपयोग हम लोग मसाले के रूप में करते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है? तंत्रिका तंत्र का कार्य कौन सा है निम्न में से? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, सोचना समझना, हृदय गति का नियंत्रण या फिर उपर्युक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें तंत्रिका तंत्र जो है ये सभी कार्य करती है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? राइट आंसर दोस्तों चला जाएगा विटामिन सी के साथ। क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि दोस्तों विटामिन सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है और जल के साथ ही शरीर से बाहर निकल आता है, इसीलिए यह शरीर में भंडारित नहीं हो पाता है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? तो पीतल यानी कि ब्रास दोस्तों ये किसका मिश्रण होता है? ये मिश्रण होता है दोस्तों तांबे और जस्ते का। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो दोस्तों भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम या फिर प्लूटोनियम। दोस्तों बताइए भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे जाएगा बी के साथ। थोरियम एक नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? तो दोस्तों आपको बता दें थायराइड ग्रंथि जो होती है तितली के समान एक ग्रंथि होती है जो कि हमारे गर्दन के निचले हिस्से में होती है और इसमें वृद्धि हो जाती है किसकी कमी के कारण?
आयोडीन की कमी के कारण, और इसी के कारण दोस्तों घेंघा नामक रोग भी हो जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है लोहे की एक कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे लोहे की कील जो होती है ये पानी में डूब जाती है, लेकिन जब आप उसको पारे में डालते हैं तो वो पारे में तैरती रहती है। वो क्यों होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों क्योंकि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक तथा पारे से कम होता है। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? ग्रेफाइट का। ए आंसर राइट हो जाएगा। ग्रेफाइट का यूज हम लोग स्नेहक के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बल गुणे विस्थापन को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों बल गुणे विस्थापन बराबर क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। ये होता है दोस्तों बराबर कार्य के। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कार्य का मतलब क्या होता है, जब बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करते हैं तो उसी को कार्य बोलते हैं। बल की दिशा में कार्य करना बोलते हैं। डी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता परंतु वे सांस लेते हैं। तो दोस्तों बताइए ऐसा जीव कौन सा है जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वो सांस लेते हैं। तो दोस्तों हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिनमें रक्त नहीं पाया जाता लेकिन वे सांस लेते हैं। ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मानव नेत्र का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें रक्त नहीं होता है। कार्निया दोस्तों, इस हिस्से को कार्निया बोलते हैं और इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो दोस्तों जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण ये डीएनए के माध्यम से होता है। ये आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें शरीर में जो पाचन क्रिया होती है इसमें प्रोटीन का परिवर्तन हो जाता है अमीनो अम्ल में। सी आंसर सही हो जाएगा। किसकी सहायता से? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम की सहायता से पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैंगीफेरा इंडिका ये किसका वैज्ञानिक नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैंगीफेरा इंडिका की बात करें तो दोस्तों आम का ये वैज्ञानिक नाम होता है। ये आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी तो ये आते हैं कार्डेटा प्रजाति के अंतर्गत। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी, इसकी रचना किसने की थी इस शब्द की। तो दोस्तों इसकी रचना की गई थी अर्नेस्ट हकल के द्वारा। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ट्राइटेरियम की बात करें तो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों, आप लोग नोट कर सकते हैं। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में निम्न से कौन सा कार्य करता है। कोयला, यूरेनियम, रेडियम या फिर डीजल। राइट आंसर दोस्तों बी के साथ चला जाएगा। यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। तो दोस्तों कैडमियम प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें इटाई रोग जो होता है ये कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। सी आंसर सही हो जाएगा। और बात करें मीना माता रोग की तो ये पारे के कारण होता है, आप लोग नोट कर सकते हैं। और ब्लैकफुट रोग जो है ये आर्सेनिक के कारण होने वाला रोग है, आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा की बात करें तो दोस्तों ये कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड दोस्तों एक अकार्बनिक यौगिक होता है। नीला थोता है, नीला थोता क्या है दोस्तों। नीला थोता दोस्तों कॉपर सल्फेट को कहते हैं। ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ये एक प्रकार का अयस्क होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन कौन सी हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो इसके 2 प्रमुख घटक होते हैं दोस्तों, जैविक और अजैविक। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जैव ईंधन हम लोग किसके बीज से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों जेट्रोफा के बीज से हम लोग
जैव ईंधन को प्राप्त करते हैं। सी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सक्रियता रोग होने का कारण है। तो दोस्तों लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों को इस प्रकार का रोग हो जाता है, ये हो जाता है सिलिका के कारण। डी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया गया था? ये मनाया गया था दोस्तों वर्ष 1973 में। सी आंसर राइट हो जाएगा। 5 जून 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों वृक्ष देखते होंगे आप लोग, इसकी आयु का पता हम लोग कैसे लगा सकते हैं? इसका पता दोस्तों लगाया जा सकता है वार्षिक वलयों की गिनती करके। बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो कि पौधे में होती है, इस समय जो गैस निकलती है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ये आंसर सही हो जाएगा। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो आपको बता दें सर सीवी रमन जो है इनका नाम जुड़ा हुआ है पादप वृद्धि अनुमापन के साथ। अगला प्रश्न देखिए, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो दोस्तों पादपों की वृद्धि में जो आवश्यक हार्मोन होता है जिबरेलिन, ये किससे निकाले जाते हैं? ये दोस्तों निकाले जाते हैं कवकों से। ये आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हरित बाली रोग कवकों से होने वाला रोग है और दोस्तों ये बाजरा की फसल से संबंधित है। बाजरे की फसल में ये रोग होता है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।